नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। योगी सरकार ने दिया छात्रों को बड़ा तोहफा। अब विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ कमाई का मिलेगा मौका। श्रम विभाग ने होटल उद्योग के साथ मिलकर पहल की। मकर संक्रांति पर रामलला को लगेगा खिचड़ी का भोग, साथ ही की जाएगी विशेष पूजा। रामनगरी में उमड़ेगा श्रद्धालुओं का सैलाब। केजीएमयू विवाद को लेकर मुख्यमंत्री योगी से मिली महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव। केजीएमयू प्रशासन पर पीड़िताओं को धमकाने का लगाया आरोप। कप सिरप मामले में ईडी ने जेल में आलोक और अमित से की पूछताछ। दोनों आरोपितों ने नहीं किया जांच में सहयोग। एसआईआर में नोटिस जारी होने के 7 दिन बाद होगी सुनवाई। सॉफ्टवेयर किया जा रहा है तैयार। और गोरखपुर सेल टैक्स भवन में भीषण आग, पूरा कार्यालय जलकर खाक। आप देख रहे हैं न्यूज़, खबरों का सारथी। और खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा आपको राजधानी लखनऊ लिए चलते हैं, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। ये बहुत सीरियस सवाल है कि मैपिंग के बाद लगभग 2 करोड़ वोट अनमैप्ड किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि कोई एरर हुआ है उसमें। ये एरर नहीं है, ये बीजेपी के लिए एरर किया गया है। बीजेपी गलती नहीं करती है, बीजेपी जानबूझ के गलती कराती है या गलती करती है जिससे आप उलझ जाएं उसी में। अगर मैपिंग के बाद अनमैप्ड किया गया तो ये बहुत सीरियस सवाल है कि लगभग 2 करोड़ वोट अनमैप्ड कर दिए गए हैं। अब इनको नोटिस भेजकर इनसे भी दस्तावेज बीएलओ के माध्यम से जांच की जाएगी। हमने और तो लगभग 3 करोड़ से ऊपर अब इनको नोटिस भेजा जाएगा अनमैप्ड को, और पहले से जो नहीं शामिल हुए, जिनको पहले से है मैपिंग में नहीं है, उन सबको नोटिस जा रहा है। 3 करोड़ से ऊपर लोगों को नोटिस जा रहा है। पहले बताया गया था मैपिंग वाले मतदाताओं को कोई नोटिस नहीं भेजी जाएगी और जांच भी नहीं होगी। अब जब अनमैप्ड कर दिया तो उनको नोटिस भी जाएगा। ये ऐप किसका है आखिरकार? फिर सवाल वही आ गया घूम फिर कर। आखिरकार चुनाव आयोग ये बताए कि ऐप किसका बना हुआ है, ऐप किसने बनाया है, टेक्नोलॉजी कौन सपोर्ट कर रहा है आयोग को। कम से कम पॉलिटिकल पार्टी तो ये जाने। अगर इन हाउस कोई ऐप बनाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसने कभी इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया हो, चंदा दिया हो बीजेपी को, तो ये सीधा सीधा बड़ा सीरियस सवाल खड़ा होता है कि अगर किसी मैपिंग ऐप कंपनी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया हो बीजेपी को और वही मैपिंग कर रही हो, वही डेटा का मैनेजमेंट कर रहे हो। सुनने में यहां तक आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो अपने हैंडल्स बनाए हैं वो भी आउटसोर्स किए हुए हैं, वो भी किसी को आउटसोर्स किए गए हैं। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि लाखों वोट उनको डिलीट कर करके और विपक्ष को इसी में उलझा के रखना है, क्योंकि अब मुद्दों से ये नहीं जीत सकते हैं। तो ये वोटर लिस्ट से हेराफेरी कर करके और प्रशासन के माध्यम से अभी से तैयारी हो रही है उत्तर प्रदेश की कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित किया जाए। और सुनने में आ रहा है कि जो बीजेपी की आइडियोलॉजी से मैप करते हैं अपने आप को, जिनकी मैपिंग की गई है, कुछ अधिकारियों की मैपिंग की है कि अगर आइडियोलॉजिकली उनके साथ मैपिंग है तो उन्हीं को हियरिंग के ड्यूटी पर लगाया गया, जो डिस्ट्रिक्टों में भेजे जा रहे हैं। इसलिए जो पहले मांग की हम लोगों ने कि वो अधिकारी जो हियरिंग करने जा रहे हैं, जिनकी बीजेपी ऐप से मैपिंग की है,
आइडियोलॉजिकल मैपिंग की है। आखिरकार वो अधिकारी कौन है? और हमने देखा है समय समय पर कि जब चुनाव होता है तो किन की पोस्टिंग की जाती है, किन को हटाया जाता है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी फैसला लेती है। इसलिए बीजेपी के ऐप से मैपिंग करके आइडियोलॉजिकली उनसे मैप कर रहा है जो अधिकारी, उसको निरीक्षण के लिए भेजा रहा है। और फिर दबाव में हम न केवल हमारे वोट डिलीट किए जाएंगे, बल्कि बीजेपी के लोगों की तैयारी है कि पहले जो उन्होंने डबल ट्रिपल वोट बना रखे थे वो वोट दोबारा जोड़े जाएं, ऐसे अधिकारियों को भेजा जा रहा है। हियरिंग जो हो उस समय राजनीतिक दलों के बीएलओ की मौजूदगी में हो और ये सुनिश्चित किया जाए कि वहां पर बीएलए मौजूद हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। और हियरिंग के फैसले के बाद जो कुछ निष्कर्ष निकलता है वो जो सूची बने वो नोटिस बोर्ड पे लगाए, जिससे आम जनता देख सके, वोटर देख सके और पॉलिटिकल पार्टीज को भी प्रोवाइड की जाए वो लिस्ट। और कम से कम अधिकारियों का नंबर, मोबाइल नंबर तो दिया जाए जिससे हम लोग संपर्क कर सकें, हमारे बीएलए संपर्क कर सकें कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। तो अखिलेश यादव को सुन रहे थे जो एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे थे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नोएडा में पेयजल और वाटर एटीएम के पानी की होगी जांच। सीईओ डॉक्टर लोकेश एम के निर्देश पर समिति गठित की गई है। आपको बता दें एसीईओ की अध्यक्षता में हाई लेवल समिति गठित की गई है। इंदौर हादसे के बाद प्रशासन की सख्ती देखने को मिल रही है। पाइपलाइनों में रिसाव, जंग की स्थिति, तकनीकी जांच जो है वो समिति करेगी। जलाशयों, वाटर एटीएम और टंकियों से लिए जाएंगे सैंपल। घरों, संस्थानों, औद्योगिक इकाइयों से नमूने लैब भेजे जाएंगे। सीईओ बोले जल्द सौंपी जाएगी जांच रिपोर्ट। 80 क्यूसेक गंगा जल परियोजना इसी महीने पूरी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। और अगली खबर कुशीनगर से, जहां पुराने विवाद में जमकर चले हैं लाठी डंडे। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं और लात घूंसे। मारपीट की घटना में कई लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस। चौरा खास क्षेत्र के ग्राम भानपुर का यह पूरा मामला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दो पक्ष आपस में मारपीट करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान लाठी डंडे, लात घूंसे, ईंट पत्थर सब चलते नजर आए हैं। दोनों पक्षों में कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। तो सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। दोनों तरफ से कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। चौरा खास क्षेत्र के भानपुर गांव का यह पूरा मामला है। तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ये वीडियो साफ तौर पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्षों में जमकर मारपीट की घटना सामने आई है और दोनों पक्षों से कई लोग घायल हुए हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कौशाम्बी से अगली अहम खबर है। खेत में अधेड़ युवक का 100 मिलने से हड़कंप मच गया। शुक्रवार की शाम घर से निकला था ये अधेड़ युवक। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। सैनी थाना के रूपनारायणपुर गोरिया का यह पूरा मामला है। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सैनी थाना क्षेत्र के रूपनारायणपुर गोरिया का यह पूरा मामला है। तो खेत में अधेड़ युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। कौशाम्बी से खबर आपको दिखा रहे हैं।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर औरैया से है, जहां रांची से शुरू हुई वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन रैली का औरैया पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया है। आपको बता दें, 4 यूपी एनसीसी बटालियन इटावा के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट्स ने पूरे उत्साह और अनुशासन के साथ रैली का अभिनंदन किया है। रैली का उद्देश्य युवाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, अनुशासन, राष्ट्र प्रेम और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है। कार्यक्रम के दौरान अपर जिलाधिकारी अविनाश चंद्र मौर्य सहित प्रशासनिक अधिकारी, एनसीसी अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने रैली में शामिल कैडेट्स के प्रयासों की सराहना की और युवाओं को समाज के लिए प्रेरक बताया। इस अवसर पर एनसीसी कैडेट ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से महान स्वतंत्रता सेनानी और जननायक वीर बिरसा मुंडा के संघर्ष, बलिदान और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को याद किया। कार्यक्रम में देशभक्ति से ओतप्रोत माहौल देखने को मिला। भव्य स्वागत और कार्यक्रम के बाद साइक्लोथॉन रैली औरैया से प्रस्थान कर इटावा होते हुए नई दिल्ली की ओर रवाना हुई। अगली खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां दादरी थाना पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और गोली लगने के बाद दोनों आरोपियों को काबू में किया। पकड़े गए हत्यारोपी कई मामलों में फरार बताए जा रहे थे। मामले में फरार बताए जा रहे थे। उन पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित था। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने कैमराला गांव में मारपीट कर एक युवक की हत्या की थी। दोनों आरोपी पहले भी कई आपराधिक घटनाओं में शामिल रह चुके हैं। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद की है, जिसे घटनास्थल से जब्त किया गया है। दादरी थाना क्षेत्र में हुई इस मुठभेड़ की घटना ने पुलिस ने अपने लिए ये बड़ी सफलता बताया। इस घटना को पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी से इलाके में कानून व्यवस्था मजबूत होगी। दिनांक 5 जनवरी 2026 को थाना दादरी के कैमराला गांव में कुछ व्यक्तियों द्वारा एक व्यक्ति हरकेश की मारपीट कर हत्या किए जाने के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आज उसमें 2 अभियुक्त वांछित चल रहे थे। आज दादरी पुलिस द्वारा मुठभेड़ के उपरांत दोनों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों के पैर में गोली लगी है। इनके पास से 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस तथा एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अगली खबर बुलंदशहर से, जहां चलती ट्रेन से सामान चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए। कब्जे से करीब 60,000 रुपए कीमत के रेडीमेड कपड़े व घटना में प्रयुक्त कार बरामद की गई है। कोहरे का फायदा उठाकर चलती ट्रेन से सामान चोरी कर ट्रैक पर फेंकते थे और कार में लाद कर ले जाते थे। ऊंचाहार एक्सप्रेस की लगेज बोगी का गेट खुला मिलने पर रेलवे पुलिस को घटना की जानकारी हुई। चोरी किए हुए माल को बेचने ले जा रहे थे ये सभी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पकड़ लिया। आरपीएफ और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने खुर्जा क्षेत्र के फतेहपुर गांव के निकट से ये गिरफ्तारी की है। खुर्जा जंक्शन पुलिस ने यह खुलासा किया है। फरार एवं अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बीस बजे के करीब जैसे 12:20 हो जाते हैं, उसके दौरान ये गाड़ी उचार एक्सप्रेस जो गाजियाबाद से संगम प्रयागराज जा रही थी, उससे जैसे ही चौला रेलवे स्टेशन आया वहाँ रुकी, धीरे धीरे जा रही थी और उसका टाइम था, बहुत ज़्यादा फॉग थी। इसमें चार लोग हैं जिन्होंने इस गाड़ी को खोला और गाड़ी को खोलने पे पैकेट गिराए। जैसे ही हमें आगे सूचना मिली, खुर्जा पे मिली, अलीगढ़ में मिली, अलीगढ़ गाड़ी को बंद कराया गया। पूरी सूचना के अनुसार हमारे आईपीएफ खुर्जा इंस्पेक्टर इंचार्ज, सीआईबी इंस्पेक्टर दोनों गए, पूरी टीम के साथ लगे रहे। कल देखा पूरा। आज इन्होंने माल जो गिरा के बाहर कहीं झाड़ियों में दबा दिया था, कहीं ले जाके आज इनको फतेहपुर गांव के आसपास एक इको वैन है, उसमें ले जाते हो। 2 पैकेट है, बंडल है काफ़ी बड़े, उनमें उनको गिरफ्तार कर लिया गया। खबरों में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर जौनपुर से, जहां जिले से रिश्तों और त्याग की एक अनोखी कहानी सामने आई है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। यहां एक पति ने गुस्सा, बदला या विवाद का रास्ता अपनाने के बजाय अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी। यही नहीं, पति ने खुद खड़े होकर दोनों को जयमाल पहनाई, मांग में सिंदूर भरवाया और आशीर्वाद देकर विदा भी किया। ये पूरा मामला जौनपुर कचहरी परिसर स्थित मंदिर का है। मिर्जापुर निवासी तंजय प्रजापति की शादी साल 2022 में जौनपुर के जलालपुर के रहने वाली पम्मी प्रजापति से हुई थी। दोनों का एक बच्चा भी है। शादी के बाद दोनों महाराष्ट्र में रहने लगे। इसी दौरान पम्मी का अपने पुराने प्रेमी राजू बैरागी से संपर्क हुआ और वह उसके साथ मुंबई से भागकर गांव आ गई। घटना की जानकारी मिलने पर पति तंजय जौनपुर पहुंचे और थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन बाद में हालात को समझते हुए उन्होंने विवाद के बजाय त्याग का रास्ता चुना। पत्नी और उसके प्रेमी को लेकर मंदिर पहुंचे और पूरे विधि विधान से दोनों की शादी करवाई। इसके बाद कचहरी में लिखा पढ़ी कर पत्नी को प्रेमी के साथ विदा कर दिया। सबसे भावुक पल तब देखने को मिला जब पति ने खुद आगे बढ़कर दोनों को आशीर्वाद दिया। पति ने बच्चे को अपने साथ रखने का फैसला किया है। पत्नी पम्मी का कहना है कि उसकी शादी जबरन कराई गई थी और वह अपने प्रेमी के साथ ही खुश है। वहीं प्रेमी राजू ने बताया कि अब वे दोनों साथ जीवन बिताना चाहते हैं। ये घटना पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। मैं सुबह 7-7:30 बजे मैं ऑफिस चला जाता था। रात को मैं 9 बजे आता था। अच्छा। मेरा महीना में एक भी छुट्टी नहीं रहता है, क्योंकि मेरा क्या काम करते हैं? मेट्रो ब्रांच का कंपनी है। अच्छा। भिवंडी में। क्योंकि मेरे को स्टाफ मतलब जो स्टाफ हैं 10, 15, 20, 50, 100 स्टाफ हैं, उन लोग को मैं देखभाल करता हूँ। मेरे को छुट्टी का कोई चांस भी नहीं रहता है। जो कंपनी छुट्टी देती है वही मेरे को छुट्टी मिलती है। वो भी फिर बुला भी लेती है 1-2 घंटे बाद कि आ जाओ, इमरजेंसी काम है, आप आ जाओ, तो मैं भी चला जाता हूँ। और ये सब को जो हुआ है मेरे को जरा से भी मेरे को मालूम कुछ भी नहीं। इतना 4 साल शादी मेरा करके हुआ है, कुछ भी मेरे को मालूम है कि ये सब बात हो रहा है, इनका बात हो रहा है, इनका बात हो रहा है। मैं कभी स्टेज मान में रखता भी नहीं था। मैं खाली अपना काम रखता था। मैं आता था, जाता था। ये जो बोलती थी वो मैं सब कुछ करता था। हमारे बगल में बैठे हुए हैं और यह तंजय प्रजापति है। इनकी शादी इनके कथनानुसार पम्मी प्रजापति के साथ वर्ष 2023 में 22 में हुआ था। यह अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी से शहर मुंबई में रहते थे। इसी बीच अचानक इनका पत्नी से इनसे किसी चीज़ के लिए विवाद हुआ। शादी के बाद हमारी बात नहीं हुई। शादी के 1 साल बाद बात हुई थी। शादी से पहले भी बात नहीं हुई थी। कॉलेज में जो था तुम्हें पता था कि इनकी शादी हो गई है, बच्चा भी है। हाँ। तब क्यों बात करते थे जब पता है शादी? अब ये बात करें तो हमें बात करने में क्या जा रहा है? अच्छा, मुंबई से ये अकेले आई थी कि तुम लिवाने गए? नहीं, मुझे बताई थी, मैं गया था लाने के लिए। और बच्चा भी साथ में आया था। तो अभी क्या है, मतलब अभी शादी करना है? हाँ, शादी करना। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कौशाम्बी से है, जहां अपर जिलाधिकारी शालिनी प्रभाकर ने कार्यालय जिला कमांडेंट होमगार्ड्स के भवन निर्माण के लिए ग्राम पाता मंझनपुर में आवंटित भूमि पर कुछ लोगों द्वारा स्थायी कच्ची सड़क बनाकर किए गए कब्जे को मौके पर उपस्थित होकर जेसीबी के माध्यम से सड़क खुदवाकर अतिक्रमण को हटवाया गया। जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पुनः अतिक्रमण का प्रयास किए जाने पर संबंधित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सोनभद्र जिले में फरार चल रहे साथी अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र ने 3 वांछित आरोपियों पर इनाम घोषित कर दिया है। ये सभी आरोपी लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे थे, जिसके बाद अब उनके खिलाफ कड़ा रुख अपनाया गया है। मामला थाना दुंधी व थाना पन्नूगंज क्षेत्र से जुड़ा है। थाना दुंधी में दर्ज मुकदमों में धारा 105 बीएनएस और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम की धारा 34 के तहत फरार चल रहे डॉक्टर धर्मेंद्र पाल और उनकी पत्नी
डॉक्टर सीमा पाल के खिलाफ कार्रवाई की गई है। दोनों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी बिना वैध पंजीकरण के चिकित्सा गतिविधियों में संलिप्त पाए गए थे और मामला दर्ज होने के बाद से फरार हैं। वहीं तीसरे फरार आरोपी विजेंद्र ओझा के खिलाफ थाना पन्नूगंज में दर्ज मुकदमे के संबंध में 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं। आमजन से भी अपील की गई है कि यदि इन आरोपियों के संबंध में कोई सूचना हो तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचित करें। सोनभद्र पुलिस का कहना है कि फरार अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। खबर बुलंदशहर से, जहां पुलिस ने जहरीली शराब के बड़े गोरख धंधे का पर्दाफाश किया। अग्निया थाना पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में देशी शराब की दुकानों पर अपमिश्रित और जहरीली शराब बेचने वाले गिरोह को पकड़ा गया है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस के सामने नशे के सौदागर ने जहरीली शराब बनाने का पूरा डेमो भी दिखाया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी नकली मिस इंडिया मार्का के रैपर का इस्तेमाल कर जहरीली शराब पैक करते थे। फ्रूटी जैसे दिखने वाले मिस इंडिया के पैकेटों से सिरिंज के जरिए शराब निकालकर उसमें केमिकल मिलाया जाता था, जिसके बाद उसी रैपर में अपमिश्रित शराब भरकर दोबारा सील कर दी जाती थी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सेल्समैन श्रीकांत शर्मा, धर्मेंद्र और उनके साथी कौशलेंद्र राघव के रूप में हुई है। अपमिश्रित जहरीली शराब बनाने वाले 3 शातिर अभियुक्तों को थाना अरनिया पुलिस एवं स्वैट टीम देहात के द्वारा चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 9 पेटी अपमिश्रित शराब, 48 मिस इंडिया मार्का कूट रचित रैपर, केमिकल अपमिश्रित शराब बनाने के लिए एवं पैकेजिंग मशीन और अपमिश्रित शराब बनाने के अन्य उपकरण इनके कब्जे से बरामद हुए हैं। साथ ही एक i10 गाड़ी भी इनसे बरामद हुई है, जो तस्करी में इनके द्वारा प्रयोग की जा रही थी। गिरफ्तार अभियुक्त कौशेंद्र, राघव, श्रीकांत एवं धर्मेंद्र हैं। इनमें से श्रीकांत और धर्मेंद्र ऊंचा गांव थाना क्षेत्र अरनिया स्थित देसी शराब के ठेके पर सेल्समैन का काम करते हैं। अगली खबर बांदा से, जहां पूरे उत्तर भारत में इन दिनों शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। पारा भी 6 से 7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। बुंदेलखंड के ज्यादातर जिलों में ये पारा लगातार गिर रहा है। वहीं बांदा का तापमान भी काफी गिरा हुआ है। पूरे दिन सूर्य भगवान के दर्शन भी नहीं हुए। बांदा शहर के रहने वाले श्याम मोहन धुरिया ने मानवता की मिसाल इस दौरान पेश की है। उन्होंने शहर के प्रमुख चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की है। आपको बता दें कि बांदा के महेश्वरी देवी चौराहा, संकट मोचन मंदिर चौराहा, रेलवे स्टेशन चौराहा और बस स्टॉप चौराहे पर अलाव की व्यवस्था की गई, जहां देर रात ठंड से बचने के लिए वहां के यात्री व फुटपाथ पर रहने वाले लोग सर्दी से बच सके। वहीं श्याम मोहन धुरिया ने कंचनपुरवा काली देवी मंदिर में गरीब तबके के जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण किया है। इस शीतलहर में अगर गर्म कपड़े व अलाव की व्यवस्था हो जाए तो लोग उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। पूरे शहरवासी इस कार्य की सराहना कर रहे हैं। वहीं श्याम मोहन धुरिया ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इन दिनों बांदा में शीतलहर का प्रकोप है। शीतलहर से शहरवासी व गरीब तबके के लोग परेशान ना हो, इसके लिए मैंने समाज हित में ये कार्य किया है। आज के दिन हम बांदा के स्टेशन में आए हुए हैं। बांदा के समाज सेवी श्याम मोहन धुरिया जी द्वारा बांदा के लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था करवाई गई है। इसलिए आज हम गरीब लोगों के लिए ठंड से बचने के लिए अलाव की व्यवस्था करने आए। कितने स्थानों पे अलाव जलाया गया है? बांदा के कई 7 से 8 जगह पे अलाव की व्यवस्था करवाई गई है और अभी भी कार्य निरंतर जारी है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जरूरतमंद लोगों को कई जगह अलाव जलवाए गए हैं और जिसमें से कंचनपुरवा काली देवी मंदिर से कंबल भी वितरण किए गए हैं, जिससे कि ठंड से लोगों को बचाव हो सके और जरूरतमंद की मदद हो सके। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।